जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमने देखा है कि पिछले 1-2 दिन से इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई और उस रिपोर्ट्स पर लोगों ने अभी ध्यान भी देना शुरू नहीं किया था कि फरीदाबाद से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली, जिसमें जम्मू और कश्मीर के डॉक्टर्स के नाम सामने आते हैं। और गुजरात से भी इसी तरह की खबर आई, जहाँ पर बायो मटेरियल पकड़े गए इस तरह के, जिनसे बहुत बड़े स्तर पर बायो टेरर का खतरा था। और जिसमें ये रिपोर्ट्स, और साथ ही लखनऊ से भी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये दिखाया गया कि 2900 केजी जो है एक्सप्लोसिव पकड़े गए। तो अभी इन रिपोर्ट्स पे बात और चर्चा होनी शुरू हुई थी कि शाम में खबर आ जाती है कि दिल्ली के रेड फोर्ट पर बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी इतनी ज़्यादा कि लोगों के घरों की जो खिड़की दरवाजे हैं वो हिल गए, जो आसपास का इलाका था। और जो इस ब्लास्ट में लोग जिन्होंने जान दी है, उनके जो हाथ पैर और बॉडी ऑर्गन्स थे इंटरनल, इनफैक्ट जो चश्मदीद है उसका कहना है कि फेफड़े और आंतें लोगों की हाथ पैर 200 और 300 मीटर दूर पड़े हुए थे। इतना जोरदार धमाका था। इनिशियली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को लग रहा था, किसी को लगा शायद सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन जो इंटेंसिटी थी उसके से ये तो पता चलता है कि ये पूरी तरह से आतंकी हमला है। और उसके पहले ही सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान आर्मी स्पॉन्सर्ड हैंडल्स हैं वो पहले ही एक्टिवेट हो गए थे दिल्ली में ब्लास्ट की खबरें फैलाने के लिए, इसके पहले कि भारत में भी लोगों को पता चले। तो हम कई सारे यहाँ पर एंगल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एंगल तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह से हम भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कॉपरेशन बढ़ रहा है, उनके चाहे मेजर शमशाद मिर्जा की बात करें, नेवल चीफ की बात करें, हाफिज सईद भी बांग्लादेश में अपने बेसेस बना रहे हैं, तो सारा कुछ उठाकर बांग्लादेश में हम शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। और 2008 वाले जो ब्लास्ट हुए थे उसमें भी बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे। तो क्या यहाँ पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एंगल हैं? इस पूरे मामले को हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं देश कपूर जी। सर, बहुत-बहुत थैंक स्वागत यू। है आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू अंबर जी, मुझे बुलाने के लिए, और हमेशा अच्छा लगता है आपके यहाँ चैनल पे आने का। वाकई में ये आई थिंक ये चीज़ तो तय है कि पिछले काफ़ी टाइम से पाकिस्तान जो है वो एक्टिवेट हो रहा था, क्योंकि उनको अंदेशा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू होगा। तो उनके पास नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर लड़ने का तो पावर है नहीं, उनके औकात नहीं है। तो उनके पास एक ही चारा रह जाता है, और यही एक रीज़न है कि क्यों बार बार इतना कुछ होने के बाद भी यूएस हमेशा, और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, हमेशा पाकिस्तान को बैकअप करती हैं। वो चाहे कितना भी जुल्म क्यों ना कर लें, कितने भी गलतियां क्यों ना कर दें, कितना उनके ऊपर अटैक्स क्यों ना करवा दें, पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो पाकिस्तान का हाथ इसलिए नहीं छोड़ती बिकॉज पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इंडिया के अंदर एक्सेस है, और बड़ा डीप एक्सेस है। मैं काफ़ी देर से ये बात को कह रहा था कि आई थिंक हमने पिछली बार भी इस बारे में बात की थी कि उनकी पावर ये है कि उनके पास एक्सेस है विद इन इंडिया थ्रू डिफरेंट ये मदरसे जो है, मस्जिद जो उन्होंने खोल रखी हैं, उनके साथ जो लिंक है उनका वो लिंक बहुत स्ट्रांग है। और जो ये आईसिस और बाकी जो उनके लिंक्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वही कुछ हुआ है इनके साथ। तो ये इतनी देर से वो दोनों तरफ, चाहे गुजरात में हो जो वो राइसिन का देसी वाला। अटैक और चाहे वो ये फरीदाबाद और लखनऊ का हो, जहाँ पर उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का वो पकड़ा, सीजर किया है, वो दोनों आपस में भी लिंक थे। तो दे वर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, और वो एक साथ ही दोनों के अरेस्ट हुए हैं। और एक मैं कंट्रास्ट दिखाता चलूँ कि जो टिमोथी मैकवे का जो अटैक हुआ था, वो ओक्लाहोमा सिटी, वो सिटी बॉम्बिंग जो कहते हैं जिसको, तो वो जो था, जो अटैक जो था,
उसमें उन्होंने दे हैड यूज्ड ओनली 1800 किलोग्राम्स। ये 2001 की बात है, 1997 की बात है, राइट। सो वो उन्होंने जो अटैक किया था एक्चुअली अप्रैल 19th 1995 को, उसमें उन्होंने 1800 किलोग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया था, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई थी, बहुत सारे लोग मरे थे। तो करीब आई थिंक 150 पौने 200 के आसपास डेथ्स हुई थी, एंड दैट वाज सपोज टू बी द बिगेस्ट अटैक, टेरर अटैक इन द यूएस बिफोर 9/11। और अब यहाँ पर इनके पास 3 गुना ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था, आप ये सोचो। तो उसमें से कुछ जो अमोनियम नाइट्रेट होगा या जो आईईडी जो इन्होंने बनाया है वो दिल्ली बॉम्ब में यूज़ किया गया होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे इन्होंने प्रोक्योर भी किया होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको मिल जाता है, राइट। ये परचून की दुकान पे नहीं मिलता। तो ये मतलब वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके वहाँ मिल सकता है, राइट। या तो फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई चेन है वहाँ से इन्होंने कहीं से निकाला, बिकॉज वहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो जब बनती है तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी यूज़ होता है। तो जो रूरल नेटवर्क्स हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, जेएनके में, तो उसमें बल्क डाइवर्जन किया जाता है, किया जा सकता है। टिमोथी मैकवे ने भी ऐसे किया था, उसने भी फर्टिलाइज़र यूज़ किया था। तो या तो चोरी किया या फिर ब्लैक मार्केट से, इंडस्ट्री से उठाया, कहीं से वेयर हाउसेस वगैरह से। वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है फरीदाबाद की, वो वहीं पास में है। तो टिमोथी मैकवे ने भी वो ऐसा ही किया था। उसने जब उसको प्रोक्योर किया था तो उसने फर्टिलाइज़र के हिसाब से की आड़ में उसने अमोनियम नाइट्रेट को प्रोक्योर किया था। तो ये सब जो है अब ये जितना भी वो इस्तेमाल हुआ है, ये बात तय है कि उनका जो नेटवर्क है, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत हाई हैं। अभी हमने रिसेंटली हमने ये भी देखा कि वो जीपीएस की स्पूफिंग जो हुई है वो भी अभी अभी हुई है। और जीपीएस की स्पूफिंग को अगर हम देखें ध्यान से, तो उसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था, मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की है। तो जीपीएस का जो सिग्नल होता है, हुआ क्या था, आईएलएस जो होता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, वो ऑफलाइन था और उसके बारे में एक नोटिस आ चुका था। तो जब आईएलएस ऑफलाइन हो तो उस समय जीपीएस के ऊपर रिलाई करती हैं सारी एयरलाइंस। तो उन्होंने वो समय चुना फॉर जीपीएस स्पूफिंग, और वो करने के लिए उनके पास थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये कि उन्होंने ग्राउंड पे मल्टी ट्रांसमीटर का एक नेटवर्क बनाया ऑन रूफटॉप्स या सेल टावर्स जो हैं उनको को लोकेशन करके वहाँ पर अपने इक्विपमेंट की, या हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा हैं। तो चाहे वो द्वारका की तरफ हो, चाहे वो नोएडा की तरफ हो, चाहे गुड़गांव की तरफ हो, तो उन्होंने अप्रोच इन एंड आउट वो दोनों देखकर ही उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बनाया होगा। तो वो नेटवर्क का ये फ़ायदा हो सकता है कि जो जो ट्रांसमिशन है वो लाइक उसका वो जगह जगह चेंज हो सकता है, उसका जो वेव्स हैं, तो उसको लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके और दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था, या तो वो ड्रोन्स यूज़ करते या वो बलून्स यूज़ करते, जो हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स हैं। वो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो अगर हम
ये देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर वो रूफटॉप्स यूज़ कर रहे थे, हाई राइज बिल्डिंग्स यूज़ कर रहे थे और ऐसा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, तो वो आज का नहीं, काफ़ी टाइम का उनका काम चल रहा होगा, जहाँ जब उन्होंने वो जगहें रेंट की होंगी, उसको प्रिपेयर किया होगा, उसमें इंस्टॉल किया होगा, उसको टेस्ट किया होगा, अंदर आने जाने का रास्ता उन्होंने टेस्ट किया होगा, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो तो वो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये दो चीज़ें ऑलमोस्ट एक साथ हुई हैं। जीपीएस की स्पूफिंग विच टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत काम लगा होगा, और दूसरा ये जो इन्होंने इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया है, उसका इकट्ठा करना और उसको यूज़ करना। दूसरी तरफ राइसिन, राइसिन इतना आसान नहीं है बनाना, तो उसमें काफ़ी एफर्ट और स्किल लगता है, और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो कुछ भी लेके, वो कैस्टर ऑयल लेके ऐसे बना देगा, वो इतना भी आसान नहीं होता। अगर ऐसा होता होता तो अब तक वो हर जगह यूज़ होता होता। कैस्टर ऑयल तो हर जगह मिल जाता है। द थिंग इज़ कि इनके पीछे बड़े एजुकेटेड, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली सर, यही समझने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे मल्टी फ्रंट जो टेरर स्ट्रैटेजी नज़र आई, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश की कन्वेंशनल वॉर तो जीतने की औकात है नहीं, तो वो चाहे ये हम राइसिन वाली बात करें जिसमें बायो टेरर या केमिकल टेरर हम कह सकते हैं, प्लस साइबर भी आ गया इसमें, फिर इस तरह के ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भी है। इस सब को देखते हुए सर एक बात जो समझने की यहाँ पर ज़रूरत है वो ये कि पहले से हम देख रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये एक्टिवेट हो रहे हैं, प्लस ये सारी चीज़ें मिलना, ये मल्टी फ्रंट वॉर को टैकल करने के लिए क्या हम इसको इतने सीरियसली नहीं ले रहे थे, ताकि ये हम दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट होता है, वो भी उस जगह पर रेड फोर्ट जहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मार्केट्स, खाने-पीने की दुकानें, लोग वहाँ पर घूमने-फिरने के लिए आते हैं। आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चूक हुई है? चूक हुई है तभी ये हुआ है। द थिंग इज़ कि उनको सक्सीड करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोकने के लिए बहुत काम लगता है। उन्होंने साढ़े तीन हज़ार किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट था, उसको तो पकड़ लिया। हो सकता है कुछ थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट निकाल के वो ले गए हों टू एक्चुअली फाइनली डू द ब्लास्ट। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है, इतनी बड़ी कलैमिटी इंडिया के साथ हो सकती थी, और वो राइसिन को पकड़ा। राइसिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर वो वाकई में जाके मंदिरों के प्रसाद में, जैसे वो कह रहे थे, अगर वहाँ मिला देते और बहुत सारे हज़ारों श्रद्धालु लोग मर जाते, और दूसरी तरफ ये ब्लास्ट 3-3.5 हज़ार किलोग्राम का अगर अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट कर देते, अब अगर कहीं वो जाके वो जहाँ पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, अगर वहाँ ब्लास्ट कर देते, तो ये तो बहुत बड़े कलामिटी हो जाती। पर उस सबको उन्होंने रोका। तो ये कहना कि चूक हुई है, वो तो हो ही गई, तभी हुआ। बट क्या वाकई में रोकना इतना आसान था? जो उन्होंने कर दिया वो बहुत बड़ी बात है, उसको हमें सराहना चाहिए कि दे आर वर्किंग लाइक टुवर्ड्स ऑल दिस। इट्स नॉट दैट इजी। ये नीडल इन अ हेस्टैक की तरह होता है कि बहुत ढूंढना इन चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 के बाद कि वाकई में वो लोग सक्सीड कर गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल से वो कोशिश नहीं कर रहे थे। वो कोशिश पूरी कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी पकड़े गए हैं जो वाकई में दोबारा से 26/11 करने को तैयार थे। उनका प्लान वही था, वो बोट में आ भी रहे थे और पकड़े गए। तो क्या ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का जो ज़मीर था वो बदल गया? ऐसा तो नहीं हुआ।
वो तो 2014 से ही हर रोज़ कोशिश यही करते हैं, हर रोज़ सुबह उठते हैं यही सोच के उठते हैं कि कैसे अटैक किया जाए भारत पे। तो उनका प्लान, चाहे वो हाफिज़ सईद हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो, उनका तो यही प्लान था। वो दोवल जी और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये उनकी कारस्तानी है कि उन्होंने कुछ होने नहीं दिया अब तक। तो ये एक चूक ज़रूर हुई है, बट ये मैं ये कहूँगा कि दिस शोज़ कि कितने सीरियस हैं वो, और आगे आने वाले टाइम में जो अभी कुछ महीने हैं आगे, ये चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी, ये कम नहीं होंगी, मतलब उनका एफर्ट बढ़ता चला जाएगा। तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ये करना होगा कि वो इन चीज़ों को रोकें, और उनसे ज़्यादा जो भारतीय जो हैं उनको ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो अपने आँखों और कानों को खोल के रखें, क्योंकि अगर कहीं उनको समझ में आ रहा है कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस बात को बाहर लेकर आएं और वो ऐसी चीज़ें होने ना दें। बिल्कुल सर, लेकिन आपकी बात एकदम सही है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग इधर से उधर आते-जाते रहते हैं और ऐसे में इस तरह के एक्सप्लोसिव्स को इधर से उधर ले जाना, मोबिलाइज़ करना सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी ऑफ़ कोर्स आसान काम नहीं है। लेकिन सर, नेपाल बांग्लादेश की बात करते हैं, बॉर्डर जो है वो पोरस है और जिस तरह से हम जिहादी नेटवर्क और ये सारी चीज़ें हम अब बांग्लादेश में और ज़्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं। हालाँकि पहले से ही वहाँ पर जब मोहम्मद यूनुस आए, उन्होंने सारे जो जितने भी इस्लामिस्ट रेडिकल्स थे, उनको जेल से बाहर निकाल दिया। ज़ाकिर नाइक आने वाले थे, वो तो उनकी विज़िट कैंसल हो गई। लेकिन सर, जिस तरह से वहाँ पर हम ट्रेनिंग कैंप्स और ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको लगता है सर कोई नेबरहुड जो हमारी डिप्लोमेसी है, उसमें कुछ हमें बदलाव की आवश्यकता है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि फिलहाल भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है, ख़ास तौर से बांग्लादेश को लेकर। पाकिस्तान की तो पॉलिसी हमारी है ही। अम, मेरे को ऐसे जहाँ तक इंडिया की पॉलिसी है बांग्लादेश और अपने आसपास, आई थिंक वो बड़ी एग्रेसिवली एक्टिवेटेड है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो उनका जो जो भारतीय जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या बाकी दूसरी एजेंसीज हों, वो हुँ, चुपचाप बैठी हुई हैं जो कुछ वहाँ हो रहा है। आई थिंक अभी पीछे नेवल चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने भी यही बात बोली थी कि हम जानते हैं कि क्या खतरा है, हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, ऑपरेशन 2.0 चल रहा है, तो वो रुका नहीं है। एंड उसका मतलब यही है कि अगर आप देखो वो पीछे जो एक अमेरिकन जो स्पाई था बांग्लादेश में ढाका में जो मारा गया, तो वो जब मारा गया, आई थिंक 30th या 31st अगस्त को जब वो मारा गया था, टेरेंस जो नाम था, टेरेंस जैक्सन, हुँ, तो वो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसी एजेंसीज होंगी जो भारत के साथ होंगी या भारत से सिंपथाइज करती होंगी, या भारतीय ही होंगी शायद, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा। क्योंकि वो एक नहीं, तक उसके बाद और 3-4 ऐसी हादसे हुए थे जिसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं गया। शायद एक आईएसआई का भी स्पाई था, वो भी मारा गया था। तो अगर उस हिसाब से देखें तो काम तो चल रहा है। अब काम हर जगह चल रहा है, काम पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है, और बांग्लादेश में भी चल रहा है, और चाइना में भी चल रहा है। बिकॉज अगर आप देखो, जब मोदी जी वहाँ गए थे वो टांजिन में, जब वो हुआ था एससीओ का समिट, उसके बाद अगर आप देखो तो शी जिनपिंग ने बहुत तगड़ा एक पर्च किया अपने जनरल्स का। उसने दो मेन एरियाज में सिर्फ एक या दो जनरल नहीं, पूरा पूरा ग्रुप निकाला है उसने। मतलब एक तो न्यूक्लियर जो ग्रुप था, और एक मिसाइल वाला ग्रुप जो है, जो उसका मेन था। मतलब ये है कि चाइना अगर वॉर को जीतने के कगार पे होता तो वो हार जाता, बिकॉज उसके ये दोनों जो ग्रुप्स थे वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज थे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो काम चल रहा है। अब काम जो है वो कौन जीता है, वो देखने वाली बात है कि
दूसरे जो एडवर्सरीज हैं वो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो क्या भारत के ऊपर हावी हो पाते हैं विद ऑल द वेस्टर्न बैकिंग? अगर और यही एक क्वेश्चन है, तो अब तक तो वो नहीं हो पाए हैं। अब तक तो इंडिया ने पूरी कोशिश की है उनको रोकने की और उनको हराने की। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इनको ये पाकिस्तान जो है ये रुकेगा तो नहीं अल्टीमेटली। जब तक ये ना एक तरह का वॉर ऑफ एट्रिशन होता है। वॉर ऑफ एट्रिशन में ये होता है कि कौन किसको पूरी तरह ख़त्म कर देगा। उनको ये लगता है वाकई में कि वो इसको स्टोक करके, मतलब जो ये मदरसे और मॉस्क्स में जो उन्होंने जाल बिछाया हुआ है उसको वो यूज़ कर सकेंगे। तो हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, पर ये भी पॉसिबल है कि इनमें ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी होगी। एग्जैक्टली सर, अब सवाल ये है कि अगर जो मल्टी फ्रंट वॉरफेयर का जो मॉडल है वो सच में इवॉल्व कर रहा है, तो इंडिया को जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसको अब कैसे रीओरिएंट करना चाहिए? आई थिंक वो था ऑफेंसिव डिफेंस का था, जो उन्होंने बताया था। आई जी। थिंक ऑफेंस जो है वो और ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा इंडिया को। अब वो टाइम आ गया है जब और आई थिंक उसके जो आसार हैं वो दिखाई भी दे रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में हो, चाहे वो बांग्लादेश में जो मैंने बोला जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो टेरेंस हम्म, जैक्सन मारा गया था। तो अब ऐसा नहीं है कि वो बैठ के सिर्फ देखेंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। हम्म, जब भारत को ये लगेगा कि उसके इंटरेस्ट खतरे में हैं तो वो अटैक भी कर सकता है। तो वो और यही रीज़न है कि क्यों मोदी जी इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट मीटिंग ट्रम्प, और वहाँ जाने से वो गुरेज कर रहे हैं, बिकॉज वो काम तो नॉर्मल जो जो आदान प्रदान है वो तो चल रहा है, बट जो दूसरे लेवल पे जो काम होता है वो अपने देश के हिसाब से करेंगे। तो डॉक्ट्रिन जो है उसमें लाइक ये ज़रूर करना पड़ेगा कि स्पेशली मतलब इट इज़ नाउ वेरी पॉसिबल कि पाकिस्तान कैन डू अ फॉल्स फ्लैग, न्यूक्लियर अटैक ऑफ टैक्टिकल न्यूक्स। वो यूज़ कर सकता है, खुद अपनी ही टेरिटरी पे यूज़ कर सकता है, स्पेशली इधर इन बलूचिस्तान एरिया और इन मतलब वो नियर टू द इंडियन बॉर्डर, और वो ब्लेम करेगा ऑन इंडिया ताकि वो अटैक कर सके। आई थिंक अब ये टाइम आ गया है कि उस थ्रेट का सही जवाब दिया जाए। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है वो ये कि जो इंडिया का एयर डिफेंस जो मैकेनिज़्म है वो इस समय वाकई में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। अभी हम्म। आई थिंक कल परसों की बात है, रशिया में भी एक पाकिस्तान का वो नेटवर्क फैला रहे थे टू गेट जी, सेंट एक्सेस। पीटर्सबर्ग में सर एक आईएसआई का सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन वो आया नेशनल था। है जो पकड़ा गया था। जी। करेक्ट, जो S-400 के लिए वो इंफॉर्मेशन ले रहा था। और अब MI8 सीरीज की हेलीकॉप्टर्स है, अपग्रेडेड वर्जन्स उनकी भी है उसमें जानकारी टेक्नोलॉजी। करेक्ट, तो वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, बट द पॉइंट इज कि जो तो आता है S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास आता है, वो नहीं होता है जो इंडिया यूज़ करती है। इंडिया उसको अपग्रेड करके यूज़ करती है। इवन आर्मेनिया में जो दे रहे हैं जो सुखोई जो वो दे रहे हैं वहाँ पर, वो नहीं दे, वो रशिया नहीं दे रहा, वो इंडिया दे रहा है आफ्टर ऑल द अपग्रेड्स। क्योंकि जो इंडिया जो चेंजेस लेकर आता है वो अलग हैं, एंड दे आर द वेरी पावरफुल, चाहे वो मिसाइल्स में हो, चाहे ब्रह्मोस में हो, चाहे एयर डिफेंस में हो, चाहे वो बाकी जो जो इक्विपमेंट है उसमें हो। तो आई थिंक वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट ये इतना आसान नहीं होगा। और जहाँ तक ये ऐसी चीज़ों का सवाल है ना, अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज़ें, ये
अगर सी एक एक चीज़ हमें एक और बात को समझना होगा कि इंडिया में बहुत ऐसे अब वो हैं स्टेट्स हैं जिसमें इंडिया के खिलाफ काम करने वाली जो सरकारें हैं वो हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 26/11 में बहुत लोगों का ये एनालिसिस है और ये काफ़ी हद तक सच भी था। अगर हम उस समय के एक्शंस को और एक्टिविटीज़ को अगर ध्यान से देखें, चाहे वो आरएसएस की साजिश वाली किताब थी दिग्विजय सिंह की, चाहे वो रोकना था, मतलब जितने भी अकाउंट्स मिले हैं कि कमांडोज को आने नहीं दिया, वो सारे जो जो उस समय के वो शिंदे साहब जो एग्जैक्टली सर, मिलिट्री ऑफिशियल्स के अकाउंट से ही है कि हमको हाँ, नहीं एक्शन लेने कि दिया उनको गया था। नहीं करने दिया। ये और चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का पकड़ना हो जो कि पकड़े गए सिर्फ 15 दिन पहले, एंड ही हैड एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटेड द एलईटी एंड गॉट एन इंफॉर्मेशन ऑन 26/11। तो 26/11 जो है, बहुत लोगों का ये कहना है कि इट वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन आईएसआई एंड कांग्रेस, जिसने जो कोलैबोरेटर्स थे 26/11 के, वो इस समय कर्नाटका स्टेट को लीड कर रहे हैं। जो कोलैबोरेटर्स थे ऑफ 1971 जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, वो लोग पार्टनर्स हैं ऑफ टीएमसी पार्टी नाउ। वो रूल कर रहे हैं लाइक वेस्ट बंगाल में। तो अगर ऐसा हमारा सिचुएशन है, और जो पंजाब में है उसको तो भली पूछो, तो अगर ऐसी सिचुएशन है हमारी 3 मेजर स्टेट्स में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब वो जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अगर तो फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स हों और जो कंपनीज हों, जो जी प्लांट्स हैं, वहाँ से अब 80% इंडिया की जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन है वो अमोनियम नाइट्रेट की है, जी जो सर। फर्टिलाइज़र की है, राइट। 10 मिलियन टन से ईयर बनाती है इंडिया। तो अगर फेक लाइसेंसेस यूज़ किए जाएं स्टेट लेवल पे, तो उसको डाइवर्ट करना आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो चाहे वो कहीं के भी हों, मतलब वही पीछे 2008 में भी तो यूज़ हुआ था जब यूपी के डीलर्स से निकाला गया था। 2010 में जो पुणे का केस हुआ था, वहाँ भी फर्टिलाइज़र का थेफ्ट हुआ था। ऐसे ही जो जिहादी जो टेररिस्ट थे, उन्होंने ही किया था ये। अब और यहाँ सर, अभी जो ये रिपोर्ट्स हैं और ये जो ये सारा कुछ जो अमोनियम नाइट्रेट और ये सब सीज हुआ है, इसमें यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश का है उसको टारगेट करने की ये उद्देश्य था, क्योंकि अभी दिल्ली, यूपी, पंजाब और सब जगह पे हाई अलर्ट है और नेपाल बॉर्डर उन सब पे काफी सख्ती कर दी गई है। तो सर, निशाने पर कहीं ना कहीं टेम्पल टाउन्स और यूपी के डिफेंस कॉरिडोर्स थे। तो आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज सी द थिंग इज के कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सरकारें हैं। यूपी उनमें से एक है। तो यूपी को डामाडोल करना लाइक विल बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेनी मेनी प्लेयर्स। सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बिकॉज अल्टीमेटली मोदी जी के बाद तो योगी जी को मानते हैं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लॉ बन एंड सकते। ऑर्डर सबसे ज्यादा यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो करेक्ट। योगी जी के। तो इसलिए लाइक उनको तो टारगेट करेंगे ही, गुजरात को भी वो टारगेट करेंगे और यूपी को भी वो टारगेट करेंगे, और वही हो रहा है। तो मैं इतना हैरान नहीं हूँ कि ऐसा हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मतलब अगर हम 2011 के भी अगर मुंबई ब्लास्ट को देखें, तो उसका भी जो वो सोर्स किया गया था, जो डॉक्टर्स थे वो पोज कर रहे थे एज रिसर्च बायर्स, और उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट तब भी ली थी, और तब जो महाराष्ट्र के जो केमिकल ट्रेडर्स थे वहाँ से लिया था उन्होंने। तो ये जो पैंतरा है, ये तरीका है, ये कोई नया नहीं है। द थिंग इज कि इस समय सरकारें ऐसी हैं भारत में जो भारत के ही खिलाफ बात करती हैं, भारत के ही खिलाफ काम करती रही हैं, और बहुत बहुत स्ट्रांग लेवल पे, बड़े हाई लेवल पे उन्होंने काम किया है।
तो वो भूलना नहीं चाहिए हमें। तो हमारा खुद का अपना जो घर है, वो कितना को बचाएगा कोई एक इंसान? वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ बंगाल में वो आने नहीं देते किसी को। कर्नाटका में भी इतनी नाटक करते हैं, और पंजाब में तो क्या, वो क्या ही बोलो, वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं आने देते वहाँ तो एक अब वो टाइम आया है कि अगर, तो यहाँ पर भारत के खिलाफ अगर स्ट्रांग काम हो रहा है, इट इज़ टाइम कि मोदी जी और जो गवर्नमेंट है वो 370 यूज़ करे, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये पूरा जो ये पैटर्न सामने आया है जहाँ पर चाहे साइबर पैटर्न की बात करें, चाहे राइसिन की बात करें, बायोकेमिकल मल्टी फ्रंट जो स्ट्रेटजी है वो नज़र आती है, और ऐसे में डॉक्टर्स का इसमें शामिल होना, जो सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक मॉड्यूल है, और मल्टी फ्रंट पे ये सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। और हम सब समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी घटनाएँ होती हैं, और जितनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट को सीज़ किया गया, तो हम जो हो सकता था, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा हो सकता था। आज 13-14 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, तो कितने ही सारे लोगों के हम परिवारों को उजड़ता हुआ अभी भी देख रहे हैं, और कितने समय बाद ये इस तरह की देश में घटना हुई है। कहीं न कहीं लोग जो हैं वो वापस से डरे हुए हैं, पूरी दिल्ली में खौफ है। लोग शाम से ही जैसे ही ब्लास्ट की खबरें आई, सब अपने-अपने घरों में आ गए, और पुलिस हर तरफ चप्पे-चप्पे पर निगरानी करती हुई घूम रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम और किस तरह से इस पूरे मल्टी फ्रंट जो ये टेरर का ये मॉड्यूल है, इसको किस तरह से रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सबको कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का माहौल ख़ास तौर से दिल्ली में बना हुआ है, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स हाई अलर्ट पे हैं, और आगे देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे खबर पर अपडेट्स आते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू नमस्कार, सो जय हिंद, मच। जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।